मेरी आपी का बेटा 14 साल का था और बेटी 8 साल की जब आपी तीसरे बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैंने उन दिनों इंटर का इम्तिहान पास किया था। भांजा मुझसे महज 4 साल छोटा था और मेरे बहनोई मुझसे उम्र में 15 साल बड़े थे। ये एक बिल्कुल बेजोड़ रिश्ता था, लेकिन वालिदैन ने अपनी कसम देकर मुझे बहनोई के साथ ब्याह दिया। मेरे शोहर तो मेरे साथ कोई रिश्ता ना बना सके, लेकिन भांजा जूं जूं बड़ा होने लगा मुझ में उसकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि एक रात मैं जल्दी जल्दी सफाई करने में मशगूल थी। मैंने बच्चों के घर से निकलते ही पूरा सहन धो डाला और बावर्ची खाने का काम निपटा कर कमरे में चली आई। मैं डस्टिंग करने में मशगूल थी, तभी मुझे आहट महसूस हुई जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो साथ को खड़े पाया। क्या हुआ, क्या बात है, तुम आज कॉलेज नहीं गए? मुझे तो लगा था कि वो कब का कॉलेज जा चुका है, मगर वो घर में मौजूद था। उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और चुपचाप दरवाजे के बीचों बीच खड़ा रहा। मैंने मेज अच्छी तरह साफ करने के बाद उठकर हैरत से उसे देखा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? मैंने साथ को अपनी जानिब मुतवज्जा किया तो वो सर उठाकर मुझे देखने लगा। नहीं, मैं आज नहीं गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने मुझे बताया नहीं और ना ही कमरे से बाहर निकले। मैं तो समझी थी कि तुम कॉलेज चले गए हो। मैंने हैरत का इजहार किया, मगर उसने मुझे कोई जवाब ना दिया और फिर चुपचाप खड़ा हो गया। सब खैरियत तो है, तुम इस कदर चुप क्यों हो? मैंने उसका शाना हिलाकर पूछा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो बोला तो मैं चौंक गई। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने लहजे को नॉर्मल बनाते हुए कहा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके अजीबो गरीब रवैये पर ज्यादा रद्द अमल जाहिर करूं। मैं पिछले कुछ दिनों से उसे नजरअंदाज कर रही थी। उसके रवैये में वाज़ेह फर्क तो मुझे मालूम था, मगर मैं इस फर्क की वजह नहीं जानती थी। लेकिन जो कुछ मुझे अंदाजा हो रहा था, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। इसीलिए फिलहाल मैंने यही बेहतर समझा था कि मैं उसे नजरअंदाज करूं। शायद उसका रवैया अपने आप ही कुछ अरसे में ठीक हो जाए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि जब लड़के बलूगत की उम्र में पहुंचते हैं तो उनके रवैयों में वाज़ेह तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। मैं साथ के रवैये में होने वाली तब्दीली को भी ऐसी तब्दीली गिन रही थी। मैं चुपचाप उसकी बात करने के मुंतजिर खड़ी थी। वो कुछ कहने को बेताब था, मगर कह नहीं पा रहा था। ना जाने ऐसी कौन सी बात थी कि वो मुझसे बात करते हुए भी झिझकने लगा था। बोलो भी, मुझे और भी बहुत सा काम है। मैंने उसको जल्दी बोलने की ताकीद की तो उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं, कोई बात नहीं, आप जाके अपना काम कर लें तो बेहतर है। वो गुस्से में कहकर दरवाजे से पलट गया, जबकि मैं हैरत से बुत बनी खड़ी उसकी पुश्त को देखती रह गई थी। आखिर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मैं बुड़बुड़ाते हुए बावर्ची खाने की जानिब चली गई। मेरा नाम सुमेरा है। मैंने एक मुतवस्सित तबके में आंख खोली। मेरे अब्बा सरकारी स्कूल में एक उस्ताद थे। अब्बा प्राइमरी जमात तक पढ़ाया करते। वो हमारे घर के करीबी स्कूल में ही पढ़ाते थे। मेरे अब्बा निहायत शरीफ इंसान थे, बल्कि अम्मा और अब्बा दोनों ही मुहज्जिब और सुलझे हुए थे। हम दो ही बहनें थीं, जबकि मेरा और बाजी की उम्र का काफी फर्क था। यूं कह लेना ज्यादा मुनासिब है कि मैं अम्मा अब्बा के बुढ़ापे की औलाद थी और अपनी बहन से पूरे 12 साल छोटी थी। मेरे अब्बा अम्मा को बेटे का शौक था, मगर अल्लाह ने उन्हें 2 ही बेटियां दी। अब्बा चूंकि पढ़े लिखे थे, लिहाजा उन्होंने बेटियों को कभी बुरा ना समझा, बल्कि हमें हमेशा प्यार और इज्जत से पाला। मेरे अम्मा और अब्बा में मिसाली प्यार था। वो खानदान में मौजूद सब रिश्तेदारों से खुशी खुशी मिलते और सबकी इज्जत करते। खानदान में मेरी अम्मा का भी बड़ा नाम था। वो एक सलीका शुआर औरत थी। हमारे घर रिश्तेदारों का काफी आना जाना रहता, क्योंकि अम्मा और अब्बा दोनों ही उन्हें इज्जत देते। खानदान की कोई भी तकरीब होती, हमें जरूर बुलाया जाता था, चाहे वो हमारे दूर पार के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अम्मा अब्बा भी खुशी खुशी शरीक होते और अच्छे तोहफे तहफ लेकर जाते। मैं बहुत छोटी सी थी जब अम्मा अब्बा ने मेरी बाजी की शादी करवा दी। उन्होंने अभी मैट्रिक का इम्तिहान ही पास किया था। उस वक्त वैसे भी शादियां जल्दी करने का रिवाज था।
ہمارے خاندان میں تو لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی خاص دستور نہ تھا، مگر ابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو کم از کم میٹرک پاس کروا لیں۔ میرے بہنوئی ایک کاروباری آدمی تھے، انہوں نے شاید مڈل تک ہی پڑھا تھا، مگر وہ اپنا کاروبار خوب جما کر بیٹھے تھے۔ باجی کے رشتے میں کوئی خاص رکاوٹ نہ ہوئی۔ ابا کے ایک جاننے والے کے توسط سے رشتہ آیا۔ باجی اس وقت محض 16 برس کی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، لہٰذا پہلے ہی رشتے پر ہاں ہو گئی اور اماں ابا نے شادی کرنے کی جلدی کی۔ میرے بہنوئی کا تعلق ہمارے ہی شہر سے تھا، مگر ان کا گھر ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ باجی کی شادی کے وقت میں محض 4 برس کی تھی، تاہم میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ ہمارے گھر تمام رشتے دار اکٹھے تھے اور خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے باورچی خانے میں مزے کے کھانے بن رہے تھے، لہٰذا میں بے حد خوش تھی۔ بڑی ہونے تک مجھے باجی کی شادی کی ہلکی سی جھلک ہی یاد تھی، تاہم میں تصویروں میں دیکھتی اور وہ وقت یاد کیا کرتی جب ہمارے گھر میں خوب رونق لگی تھی۔ وہ ہمارے گھر کی واحد رونق تھی۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں خوشی کا کوئی موقع نہ آیا۔ ہاں، البتہ دوسری رونق بھی باجی کے جنازے پر ہی لگی، جب تمام خاندان بھر کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ میری باجی اپنی شادی کے 15 برس بعد تیسرے بچے کی پیدائش کے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ باجی کا بڑا بیٹا اس وقت 14 سال کا تھا، جبکہ چھوٹی بیٹی 8 برس کی تھی۔ ہمارے گھر میں تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ اپنے تیسرے بیٹے کی پیدائش پر بے حد خوش تھی اور بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ یہ پیار اس بچے کے لیے ماں کا پہلا اور آخری پیار ثابت ہوگا۔ بیٹے کی پیدائش کے 2 گھنٹے بعد ہی اس کا اچانک دل گھبرایا اور اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر آکسیجن لگائی، مگر اس کا سانس لینا محال تھا۔ اس کا سانس ایسا اکھڑا کہ دوبارہ جم ہی نہ سکا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ڈاکٹر نے اس کے مرنے کی تصدیق کی تو ہم سب آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ کتنی ہی دیر تو ہمیں یقین ہی نہ آیا کہ جو ڈاکٹر نے بتایا تھا وہی سچ تھا۔ میری باجی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ باجی کا غم تو اپنی جگہ، مگر اس کے 3 بچوں کو سنبھالنا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ بڑا بیٹا اور بیٹی اس وقت کافی سمجھدار تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان پر کیا قیامت بیت گئی۔ ساتھ تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر بیٹی سویرا کو سنبھالنا بے حد مشکل تھا۔ وہ تو ماں کے جنازے کو دیکھتے ہی غش کھا کر گر جاتی اور پھر اٹھتے ہی رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی۔ اماں اور ابا الگ بے حال تھے۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے وہ اپنے تیسرے نواسے کی پیدائش پر خوشیاں منا رہے تھے، جبکہ اب وہ غم سے نڈھال تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ چند ہی گھنٹوں میں انہوں نے اپنی عمر کی کئی منزلیں طے کر لی تھیں۔ ان کے چہرے اس وقت اتنے تاریک تھے کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ غم کیسے برداشت کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں ابا کو سنبھالوں یا اپنے بھانجے بھانجی کو یا باجی کی تدفین کے انتظامات دیکھوں۔ ہر چیز کا بوجھ صرف میرے کندھوں پر ہی تھا۔ میں نے خود ابھی انٹر کا امتحان ہی پاس کیا تھا۔ مجھے تو اپنا آپ ہی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اگر اس وقت میں حوصلہ چھوڑ دیتی تو پھر باقی سب کا کیا بنتا۔ لہٰذا میں نے اپنے آپ کو باحوصلہ اور باہمت بنانے کی ساری حدیں توڑ دیں اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں ابا کو حوصلہ دینے اور سمجھانے کے بعد میں باجی کے بچوں کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے ساتھ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھ سے بھی لپٹ گیا۔ میری ماں کو واپس لا دے سمی۔ وہ چونکہ مجھ سے 4 سال ہی چھوٹا تھا، لہٰذا ہمارے درمیان کافی بے تکلفی تھی۔ وہ مجھے میرے پیار کے نام سے پکارتا۔ اس کی دیکھا دیکھی میری 8 سالہ بھاجی بھی مجھے میرے نام سے ہی پکارتی تھی، تاہم وہ دونوں میری بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے ساتھ کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی کہ آپ کو ہی چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بننا ہے۔ وہ کسی حد تک سمجھ بھی گیا۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار تھا۔ جیسے تیسے کر کے قیامت کے لمحات گزرے اور باجی کی تدفین کر دی گئی۔ دیگر رسومات میں بھی وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور باجی کی موت کو 1 مہینہ گزر گیا۔
बाजी की मौत के बाद से बच्चे हमारी तरफ ही रह रहे थे। उनके स्कूल का काफी खर्च हो चुका था। अब उनके वालिद उन्हें वापस ले जाना चाहते थे, मगर वो जाने को तैयार नहीं थे। वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेते। पिछले 1 महीने से मैं, अम्मा और अब्बा, हम तीनों ही उनकी दिलजोई में लगे हुए थे। सबसे छोटे बेटे को तो मैं और अम्मा दोनों ही मिलकर संभाल रही थी। उसका कोई मसला ना था, उसको हम अपने पास भी रख सकते थे, मगर बड़े बच्चों को बाप से जुदा करना नाइंसाफी थी। उनकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी। ऐसे में अगर हम उनको अपने पास रख लेते तो वो बाप की शफकत से भी महरूम रह जाते। खानदान की काफी औरतों ने अम्मा अब्बा को मशवरा दिया कि सुमेरा की शादी इन बच्चों के वालिद से करा दी जाए तो इन बच्चों को माँ का प्यार मिल सकता है, वरना वो अकेला बच्चों को कैसे संभालेगा। उसे दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी और सौतेली माँ बच्चों के साथ किस तरह का रवैया रखेगी, ये सभी जानते हैं। कोई भी दूसरी औरत किसी गैर औरत के बच्चे नहीं संभालती। सौतेली माँ का नाम सुनकर मेरा भी दिल लरस गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भांजे भांजी पर कोई सौतेली माँ आए और वो उनको अपने जुल्मों सितम का निशाना बनाए। मैं उन तीनों से बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि मुझे साथ सबसे प्यारा था, क्योंकि वो हमारे घर में आने वाला पहला नन्हा मेहमान था। मैंने उसे अपनी ही गोद में बिठाकर खिलाया था। जब भी बाजी हमारे घर आती वो मेरी गोद में चढ़ा रहता, लिहाजा मुझे उससे सबसे ज्यादा प्यार था। ऐसी सूरत में मेरे लिए भी मुमकिन न था कि मैं उनके ऊपर सौतेली माँ बर्दाश्त करूं, मगर मेरे बस में कुछ ना था। अनहोनी हो चुकी थी जिसको टाला नहीं जा सकता था। मैं अपने बहनोई को दूसरी शादी करने से रोक नहीं सकती थी। अम्मा अब्बा ने यही फैसला किया कि मेरी शादी मेरे बहनोई से ही करवा दी जाए, जबकि मेरा बहनोई और उनके माँ बाप भी यही चाहते थे कि घर में किसी गैर औरत को लाने से बेहतर था कि बाजी की बहन को ही ले आया जाए। जबकि मैं अम्मा अब्बा के फैसले पर हैरान परेशान थी। ये क्यों कर मुमकिन था, मगर इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अम्मा ने साफ कह दिया था कि अगर तुम इनकार करना चाहो तो कर सकती हो, हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, मगर तुम खुद ही बताओ कि क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता मौजूद है। बच्चों को हमेशा के लिए यहाँ रख लेना भी मुनासिब नहीं, आखिर उनका बाप है, बच्चों को अपने बाप के पास ही जाना है। इस तमाम मसले का एक ही हल है कि तुम अपनी बहन के बच्चों की खातिर अपनी कुर्बानी दो। जबकि अब्बा ने तो मुझे बकायदा कसम ही दे डाली कि अब तुम ही आगे बढ़ो और इन बच्चों की माँ बनो। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी बहन के बच्चे प्यारे थे, और वैसे भी मैंने इंटर का इम्तिहान पास किया था। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिशात भी ना थी और ना ही मेरी जिंदगी में कोई और शामिल था। मैंने तो कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं हमेशा अम्मा अब्बा के साथ ही रही थी। मैं घर से बहुत कम ही बाहर निकलती थी और ना ही मेरी सहेलियां थी, लिहाजा मैंने बेजा ख्वाहिशात को अपने दिल में पैदा होने ही नहीं दिया था। अपने भांजा भांजियों की खातिर मैंने भी हाँ कर दी और इस तरह मेरी शादी मेरे बहनोई से कर दी गई। मेरे शोहर मुझसे 15 साल बड़े थे। वो वैसे भी संजीदा मिजाज के इंसान थे। उनकी बीवी की मौत ने उनको मजीद संजीदा बना दिया था। वो बहुत कम बात किया करते और ज्यादातर अपने काम से काम रखते। ताहम उनकी बच्चों पर कड़ी नजर थी और वो बच्चों की तालीम और तरबियत के मामले में काफी हसास थे। मेरे शोहर मुझसे रिश्ता न बना सके। हमारा सरोकार सिर्फ बच्चों की हद तक था। मैं बच्चों का ख्याल रखती और उनकी पढ़ाई में भी मदद किया करती, जबकि घर के कामों की तमाम जिम्मेदारी भी मेरे सर थी। मेरे शोहर मुझसे रोजाना बच्चों के बारे में बात बरस्त करते, लेकिन वो मेरा ख्याल भी रखते, मेरे मुंह से निकली हर फरमाइश पूरी करते और जो भी चीजें मुझे मंगवानी होती वो झटपट ला दिया करते। बच्चों को पालने और उनकी तालीम और तरबियत में मेरे शोहर ने मेरा बहुत साथ दिया। भले उनका और मेरा आपस का रिश्ता कायम ना हो सका, मगर फिर भी हम एक अच्छे दोस्त की हैसियत से रहते रहे और बच्चों की तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखते रहे। वक्त गुजरने का पता ही ना चला और ऐसे इस शादी के बंधन में बंधे कई साल गुजर गए। सादा कॉलेज में आ पहुंचा था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी दिलचस्पी मुझ में बढ़ती जा रही थी। वो बचपन से हमेशा मेरे साथ साथ ही रहता और ज्यादातर वक्त मेरे साथ गुजारता। वो अपनी हर बात मुझसे जरूर बांटता था।
मगर मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि उसके रवैये में काफी फर्क था। वो कुछ झिझक का शिकार था। मैं हैरान थी कि साथ को न जाने क्या हो गया है। वो बचपन से मेरी गोद में खेला था और मेरे हाथों में ही पला बढ़ा था, मगर ऐसे में उसके रवैये का बदलना मैं फौरन ही पहचान गई थी। मैंने कुछ दिनों इस मामले को नजरअंदाज किए रखा, क्योंकि मैं जानती थी कि ये उम्र ही ऐसी होती है। इंसान, खास तौर पर जवान होते बच्चे, अपना रुझान मुख्तलिफ चीजों में महसूस करते हैं। ऐसे में मेरा इस बारे में सास से बात करना कतई मुनासिब ना था। मैं चाहती थी कि उसका रवैया खुद ही बेहतर हो जाए। मैं उसे वक्त दे रही थी। मैंने इशारे कनाइयों में उसे समझाने की कोशिश भी की थी, मगर या तो वो समझने को तैयार ना था या फिर वो इस मामले में बेबस था। एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी कि मुझे बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। मेरे शोहर दफ्तर के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मुझे कदमों की आवाज से ही अंदाजा हो गया था कि वो साथ था। न जाने वो इतनी रात को क्या कर रहा था। मैं उसे आवाज देकर कहने ही लगी थी कि जाकर सो जाओ, मगर इससे पहले ही वो मेरे कमरे के दरवाजे पर आया और हल्का सा जोर देकर दरवाजा खोल दिया। मैं फौरन सोती बन गई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर वो करना क्या चाहता था। वो कुछ देर दरवाजे में खड़ा यूं ही देखता रहा और फिर आहिस्तगी से मेरे कमरे में दाखिल हो गया। मुझे माफ कर देना समी, कुछ लम्हों बाद मुझे उसकी आवाज सुनाई दी थी। मैं अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकता, मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। उसने भीगी आवाज में अपनी बात मुकम्मल की तो मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो किस बारे में बात कर रहा था मैं समझ ना सकी। मैंने जरा सी आंख खोलकर देखा तो वो दरवाजे से बाहर निकल रहा था, जबकि उसके हाथ में कपड़ों का बैग था। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं उठकर उसकी तरफ बढ़ी तो वो तेजी से बाहर निकल गया। मैं भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी ताकि उसे बाहर जाने से रोक सकूं। मैंने पीछे से उसका बैग पकड़कर खींचा तो बैग उसके कंधे से उतर गया एक जानिब से मैंने, जबकि दूसरी जानिब से उसने बैग पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैंने हैरानगी से उससे पूछा। मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, वो नजरें चुराता बोला था। मगर क्यों? बाहर की गैर मौजूदगी में यूं आधी रात को घर छोड़कर जाना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिल चाह रहा था कि उसको खींचकर एक थप्पड़ दे मारूं। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, वो बोला तो मैं चीख पड़ी। हाँ तो यही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं रह सकते? मैंने एक झटके से उसके हाथ से बैग खींचा और अपने कब्जे में कर लिया। तुमने जहाँ जाना हो बड़े शौक से जाना, मगर अपने अब्बा को बताकर जाना। अब की बार मैंने भी गुस्से से कहा तो वो मुझे देखकर रह गया। तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, आज तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। मैंने उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठाया और खुद उसके बराबर बैठ गई। मुझे लगता है कि आपके साथ निहायत ज्यादती हुई है। आपने अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए बर्बाद कर दी। आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी। वो सर झुकाकर बोला तो मैं हैरान रह गई। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो? क्योंकि मैं आपको चाहने लगा हूँ। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था। मेरे तन बदन में चिंगारियां भर गईं। मैंने एक जोर का थप्पड़ उसे खींचकर मारा। वो हैरानी से मुंह पर हाथ रखे मुझे तकने लगा। दूसरे हिला में वो एक झटके से उठा और अपना बैग उठाकर तेजी से बाहर निकल गया, जबकि मैं उसके पीछे भागी और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। तुम ऐसे अकेले आधी रात को घर छोड़कर नहीं जा सकते। अपने बाप को आ लेने दो, उसके बाद ही फैसला होगा। मैं जानता था कि आप मेरी बात कभी नहीं समझेंगी, इसलिए मैं आपको कुछ भी बताना नहीं चाहता। वो जोर से चिल्लाया था। मैं उसके तेवर देखकर हैरान थी। ये वो साथ तो नहीं था जो मेरी गोद में पल बढ़कर जवान हुआ था। ये तो कोई और ही साथ लग रहा था। उसके तेवर ही मुख्तलिफ और अंदाज निराले थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि साथ इतना बदल जाएगा। मैंने हमेशा उसे अपनी सकी औलाद की तरह चाहा था। मैं जानती थी कि वो खुद भी बेहद परेशान है। मैं उसके चेहरे से ही उसकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा लगा सकती थी। देखो, मैं अजीब कश्मकश का शिकार थी। अगर मैं उसे आधी रात को यूं घर से निकल जाने देती तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ था कि इतने अंधेरे में अकेला घर से निकल जाए। वो कॉलेज में पढ़ रहा था और कम उम्र था। वो अभी 19 साल का ही तो था।
मैं जानती थी कि उसके कोई ज्यादा खास दोस्त भी नहीं थे। फिर वो किसके पास जा रहा था? देखो, अपने बाप को आ लेने दो, फिर जहाँ मर्जी जाते फिरना, उनके सामने ही बैठकर बात होगी। मैंने उसके बाप के हवाले से बात की तो उसके चेहरे पर मजीद परेशानी छा गई। यकीनन वो नहीं चाहता था कि ये बात उसके बाप तक पहुंचे, और वैसे भी अगर उनको पता चलता तो वो उसको शायद जान से ही मार देते। वो अपने बच्चों की तरबियत के मामले में काफी सख्त थे और इस किस्म की बात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुझे तो तुम पर अफसोस है, मेरा तुमसे डबल रिश्ता है। मैं न सिर्फ तुम्हारी खाला हूँ बल्कि तुम्हारी सौतेली माँ भी हूँ। तुम्हें कम से कम ये बात करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। मुझे दोबारा उसकी बात याद आई और मैंने गुस्से से उसे लताड़ा। 1000 बार क्या, मैंने लाख मर्तबा सोचा है। मैं जानता हूँ कि बहुत गलत बात है, मगर मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को बेबस पाता हूँ। मैं इसीलिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कभी आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहता। अब की बार वो शर्मिंदगी से बोला था। मैं एक लम्हे को चुप हो गई थी। हो सकता है उसके जो जज्बात हों वो वैसा ना हो जैसे उसे लग रहा है। बच्चे इस उम्र में काफी नासमझी से काम लेते हैं और अपनी वक्ती पसंद को अपनी चाहत समझने लगते हैं। मैंने चूंकि एफए में नफ्सियात का मजमून पढ़ा था, लिहाजा मुझे इस बारे में कुछ न कुछ अंदाजा था। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आकर बैठो। अब के मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। तुम मुझे क्यों चाहते हो? मेरे इस सवाल पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। अच्छा चलो, मैं खुद ही बताती हूँ। तुम मुझे इसलिए चाहते हो ना क्योंकि मैं सब काम करती हूँ और तुम लोगों का बहुत ख्याल रखती हूँ, और मैं एक नरम दिल हूँ और प्यार से बात करती हूँ। मेरी यही आदत तुम्हें अच्छी लगती है ना? मैंने उसे प्यार से पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, तो ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारी चाहत कुछ गलत नहीं है। तुम मुझे एक माँ की तरह चाहते हो, मगर तुम्हें इन जज्बात की समझ नहीं आ रही और तुम इसे किसी और चीज का नाम दे रहे हो। मगर ये सब तो मैं हमेशा से जानता हूँ। आजकल मेरे जो एहसासात हैं वो मुख्तलिफ हैं। वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए आपसे दूर जाना चाहता हूँ ताकि अपने आप को काबू रख सकूं। तो ठीक है, तुम अपनी फूफो के घर चले जाओ। इस तरह तुम्हारे बाबा को भी इस बात का इल्म नहीं होगा और ये बात मैं अपने तक रख पाऊंगी, और मैं भी मुतमईन होंगी कि तुम अपनी फूफो के घर हो। शुक्र था कि इस बार मेरी बात उसकी समझ में आ गई और उसने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे में सोने चला गया, जबकि मुझे सारी रात नींद ना आई। मेरे शोहर जैसे ही दूसरे शहर से वापस आए, मैंने उन्हें बताया कि साथ कुछ दिनों के लिए अपनी फूफो के घर जाना चाहता है, जो दूसरे शहर में रहा करती थी। मेरे शोहर साद को अपनी बहन के घर छोड़ आए, जबकि मैं उसके बारे में फिक्रमंद ही रही। ना जाने उसके जहन में क्या चल रहा था और वो अपने जज्बात पर काबू रख पाया या नहीं, लेकिन फासले का उसका फैसला बेहतर था। यकीनन हमें एक दूसरे के लिए फासला अपनाना चाहिए था। वो मुझे कुछ दिनों तक नहीं देखेगा तो इस चाहत के बारे में भी भूल जाएगा। साथ के कॉलेज की छुट्टियां थी, वो गया तो एक माह के लिए था, मगर उसका कयाम तवील हो गया और वो पूरी छुट्टियां वहीं गुजार कर आया। बल्कि उसके बाबा उसे जबरदस्ती लेकर आए क्योंकि वो आने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि उसका उसी शहर के कॉलेज में दाखिला करवा दिया जाए। वो खुद हैरान थे कि साद का दिल कैसे फुप्पो के घर लग गया कि वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। साद घर में दाखिल हुआ तो वो बेहद शर्मिंदा था। मैंने उससे नॉर्मल तरीके से बात की, पर उसकी शर्मिंदगी मुझसे छुपी ना रह सकी। वो चोरी छुपे मेरे तासुरात का जायजा ले रहा था। रात को जैसे ही सब सोने के लिए लेटे, मैं बावर्ची खाने के काम निपटा रही थी तो साद मेरे पास चला आया। मुझे आपसे बात करनी है, वो बोला तो मैं चौंक गई। कहीं साद अभी भी उसी बात पर तो नहीं अटका हुआ। इतना अरसा वहाँ गुजारने के बाद भी वो अभी तक अजीब बर्ताव कर रहा था। मैं दिल से दुआ गो थी कि काश वो इस मरहले से निकल गया हो। मैं उसकी बात सुनने के लिए काम करते करते रुक गई और उसकी जाने मुतवज्जा हो गई। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मैंने उससे पूछा तो वो फौरन ही मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھا۔ آپ تو میری ماں سے بھی بڑھ کر ہیں، کیونکہ آپ نے ہماری خاطر اتنی بڑی قربانی دی۔ ماں تو بچوں کو پیدا کرتی ہے، تب ان کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، مگر آپ نے تو اپنی بہن کے بچوں کی ذمہ داری اٹھائی اور اپنے بچوں جیسا پیار دیا، ہمارے سکھ کا خیال رکھا۔ میں دراصل آپ سے متاثر تھا اور میں اس کو چاہت کا نام دینے لگا۔ مجھے خود اپنے جذبات کی اتنی سمجھ نہ تھی، مگر آپ سے دور رہ کر احساس ہوا کہ میں آپ سے کس قدر پیار کرتا تھا۔ میں آپ کو اپنی ماں سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں۔ میں آپ سے ایک پل کے لیے بھی دوری اختیار نہیں کر سکتا، اسی لیے میں جان بوجھ کر وہاں رہ رہا تھا اور اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا۔ مجھے جب اپنے جذبات کی سمجھ آئی تو میں آپ سے بہت شرمندہ تھا۔ میں آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کس منہ سے آپ کے سامنے جاؤں گا۔ آپ نے ہماری خاطر سب کچھ کیا اور میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تھا، وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ اس کی معافی تلافی سن کر طمانینت کا احساس ابھرا تھا۔ شکر ہے میری محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی، اس نے میری تربیت پر پانی نہیں پھیرا تھا اور اس نے میری اتنے سالوں کی محنت کی لاج رکھ لی تھی۔ اگر وہ سچ مچ میری چاہت میں مبتلا ہوتا اور اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹتا تو میں کیا کرتی؟ میں تو اپنے شوہر کی نظروں میں بھی گر جاتی اور ذلیل ہوتی، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر بھی ان بچوں کی تربیت تو میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھے اس مشکل گھڑی میں پڑنے سے بچا لیا تھا، اور سعد کو اس کی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ سعد اپنی پھپھو کی بیٹی کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی ہم نے اس کا رشتہ سمیہ سے طے کر دیا، جو خود بھی ایک پیاری اور سمجھدار لڑکی تھی۔ سعد میری پہلے سے بھی زیادہ عزت اور قدر کرنے لگا۔ سعد نے اپنی شادی کے ہر فنکشن میں مجھے آگے رکھا اور مجھے بے حد عزت دی۔ میرے شوہر بھی بہت خوش تھے کہ میں نے ان کے بچوں کی اچھی تربیت کی۔ سعد کی شادی کے 2 سال بعد ہم نے اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی رخصت کر دیا۔ اس کا شوہر ایک ڈاکٹر تھا، وہ بھی اپنے گھر میں خوش باش رہنے لگی۔ سب سے چھوٹا بیٹا ابھی اسکول میں تھا۔ میں اس کی تعلیم و تربیت پر خوب توجہ دے رہی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ جلدی اللہ مجھے پوتے پوتی اور نواسے نواسیوں سے بھی نواز دے گا۔